अगर आप न्यूज़ या इकोनॉमी को फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपने ज़रूर सुना होगा कि इंडिया को दुनिया का नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, लेकिन ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैक स्टोरी समझते हैं। पिछले 30 सालों में इंडिया की इकोनॉमी ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। 1990s में इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिवली क्लोज्ड थी, ग्लोबल ट्रेड भी काफ़ी लिमिटेड था, प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी और इंडस्ट्रीज का स्केल भी काफ़ी छोटा था। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ग्रेजुअली इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। डिजिटल अडॉप्शन एक्सट्रीमली फास्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के पास एक यंग और डायनामिक पॉपुलेशन है। ये सब फैक्टर्स मिलकर इंडिया को एक यूनिक ग्रोथ एडवांटेज देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप ध्यान से ग्राफ देखें और हम इंडिया के पोटेंशियल की बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो 2 साल पहले तक इन सेक्टर्स का कंबाइंड रेवेन्यू रफली $690 बिलियन था। लेकिन प्रोजेक्शंस ये है कि 2030 तक ये रेवेन्यू 1.7 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। मतलब कुछ 10 सालों में इन इंडस्ट्रीज का साइज ऑलमोस्ट 3 गुना और ग्रो हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह ग्रोथ एक ही इंडस्ट्री से नहीं आएगी, बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इनोवेशंस, क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी सेक्टर्स एंड न्यू एज के डिजिटल सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म्स। ये सेक्टर्स सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे, इनोवेशन को पुश करेंगे और इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन देंगे। अगर इन सेक्टर्स को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट मिलता रहा तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडस्ट्रीज 2040 तक इंडिया के एडिशनल जीडीपी ग्रोथ का ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट कर सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी लार्जली इन इमर्जिंग सेक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब सवाल यह आता है कि ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब दिया है मैकेंजी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक 18 इमर्जिंग एंड हाई ग्रोथ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने वाले कई सालों में मैसिव इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी रीशेप कर सकते हैं। और इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। नंबर 1, क्या ये सेक्टर्स इनोवेशन या डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं, एज ए न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल के थ्रू पूरे मार्केट को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, क्या ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई होता है। नंबर 3, क्या इन सेक्टर्स के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है तो उस सेक्टर का फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर हम इन सेक्टर्स को ब्रॉडली देखें तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सेक्टर। इसमें आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है और इंडिया भी इस रेस में रैपिडली आगे बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सेक्टर। इसमें आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो बेस्ड इकोनॉमी रिलेटेड इंडस्ट्रीज। आज पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है और इंडिया भी इस ट्रांजिशन में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। तीसरी कैटेगरी है कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें आते हैं ई कॉमर्स, मेडिकल डिवाइसेस, बायो फार्मा एंड हेल्थ टेक रिलेटेड इंडस्ट्रीज। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन और राइजिंग मिडिल क्लास की वजह से इन सेक्टर्स की डिमांड फ्यूचर में और भी फास्ट ग्रो कर सकती है। और चौथी मेजर कैटेगरी है एडवांस इंडस्ट्रीज। इसमें इंक्लूड होती है हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये सेक्टर इंडिया को सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना सकते हैं। अब ये एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम होगा जहां टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और इसी डाइवर्सिफाइड अप्रोच की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल और पावरफुल मानी जा सकती है। तो अब तक हमने ये समझा कि इंडिया के पास मल्टीपल हाई ग्रोथ सेक्टर्स है जो फ्यूचर में इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात जो बहुत सारी रिपोर्ट्स में हाईलाइट की गई है वो है इसका स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क।
रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि हर सेक्टर को सेम पॉलिसी से डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंडस्ट्री की मैच्योरिटी लेवल, कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटिटिवनेस अलग होती है। इसीलिए रिपोर्ट एक 4 पार्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्रपोज करती है, जिसमें हर सेक्टर को उसकी करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्रो करने का अप्रोच दिया गया है। इसे ना सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला अप्रोच है बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो इंडिया में अभी अर्ली स्टेज पर है, मतलब उनमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्लोबली कंपीट करने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। एग्जाम्पल में इंक्लूड होते हैं सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी। इन सेक्टर्स में इंडिया का फोकस होना चाहिए कैपेबिलिटी बिल्डिंग और सेल्फ रिलायंस पर। सिंपल शब्दों में इंडिया को ग्रेजुअली अपनी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी, ताकि फ्यूचर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंसी कम हो। दूसरा अप्रोच है स्केल फास्ट। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जहां डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही है। यहां चैलेंज डेवलपमेंट का नहीं, बल्कि स्केल का है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज, ई कॉमर्स, अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन, फास्ट अर्बनाइजेशन और डिजिटल अडॉप्शन इन सेक्टर्स को और एक्सेलरेट कर सकती है। इसीलिए यहां फोकस होना चाहिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने और एक्सपेंशन पर। तीसरा अप्रोच है बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। कुछ इंडस्ट्रीज में इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल तो है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी, क्वालिटी और इनोवेशन इंप्रूव करना जरूरी है। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। अगर इंडिया इन सेक्टर्स में बेटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्गर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो ये इंडस्ट्रीज फ्यूचर में इंडिया को ग्लोबल सप्लायर बना सकती है। और लास्ट अप्रोच है लीड ग्लोबली। ये वो सेक्टर्स है जहां इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज डेवलप कर चुका है। इसीलिए यहां गोल सिर्फ पार्टिसिपेट करना नहीं, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप अचीव करना होना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टैलेंट, लार्ज टेक वर्कफोर्स और पावरफुल डिजिटल इकोसिस्टम है, और इसी वजह से इंडिया इन इंडस्ट्रीज में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड कर सकता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करती है। जहां कैपेबिलिटी कम है वहां फाउंडेशन बिल्ड करो, जहां डिमांड स्ट्रांग है वहां फास्ट स्केल करो, जहां पोटेंशियल है वहां कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करो, और जहां स्ट्रेंथ है वहां ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश करो। और इसी बैलेंस स्ट्रैटेजी की वजह से इंडिया के पास 2030 तक एक पावरफुल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर के बारे में, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम पिछले 20 सालों को देखें तो इंडिया ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बिल्ड कर ली है। आज इंडिया भी दुनिया के मेजर हब्स में से एक है, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज अपने टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस और डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में रन करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की नेक्स्ट ग्रोथ वेव अभी शुरू हो रही है। इस नेक्स्ट फेज को ड्राइव करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस डेटा एनालिटिक्स। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इनका इंपैक्ट ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री पर पड़ेगा, फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक, लॉजिस्टिक्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनीज एआई और ऑटोमेशन अडॉप्ट करती है तो वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज करके बेटर और फास्टर डिसीजंस ले सकती हैं। इससे बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होती है। अब अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कुछ मेजर एडवांटेजेस भी है जो एआई ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ह्यूज टैलेंट पूल। इंडिया के पास मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज है रैपिड डिजिटल अडॉप्शन। आज इंडिया में स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट्स का यूज एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो कर रहा है। तीसरा एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर साल इंडिया में 100 नए टेक स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं जो एआई, फिनटेक, हेल्थ टेक और डीप टेक इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट भी एक्टिवली पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रही है। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी कंज्यूमर नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन हब बन सकता है। मतलब फ्यूचर में दुनिया भर की कंपनीज के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस और एआई इनोवेशंस इंडिया से डेवलप हो सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा भी एक और सेक्टर है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है,
और वो है क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर। चलिए अब उसको समझते हैं और बात करते हैं एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्टर की, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन। आज के टाइम पर दुनिया की इकोनॉमी दो मेजर चैलेंजेस फेस कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर कंट्री ग्रेजुअली क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इस ग्लोबल ट्रांजिशन के सेंटर में रिन्यूएबल एनर्जी एक फ्यूचर डिफाइनिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडिया भी इस रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। गवर्नमेंट ने सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर्स को एक्सपैंड करने के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। आने वाले डेकेड में इंडिया का गोल है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जाए और इस ट्रांजिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा सोलर एनर्जी। इंडिया के पास लार्ज लैंड अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग सनलाइट कंडीशंस की वजह से सोलर पावर जनरेशन का ह्यूज पोटेंशियल है। सोलर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा विंड पावर का और लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स का। बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड इंटरमिटेंट होते हैं, यानी हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। इस शिफ्ट के साथ कई न्यू इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल ग्रिड्स या मीटर्स के चलते इलेक्ट्रिसिटी एक डायरेक्शन में फ्लो करती है पावर प्लांट से यूजर तक, लेकिन मॉडर्न एंड डिजिटलाइज्ड स्मार्ट ग्रिड्स या स्मार्ट मीटर्स के चलते ये टू वे फ्लो का सिस्टम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स दोनों के बीच फ्लो करेगा और बदले में रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड मैनेजमेंट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो जैसे ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बनता है विद कार्बन कैप्चर। अनलाइक दीज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी यानी सोलर, विंड और वाटर को यूज करके, जिससे कोई CO2 एमिशन नहीं होते हैं। इसीलिए उनको ग्रीन कहा जाता है क्योंकि जीरो डायरेक्ट कार्बन एमिशंस होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक क्लीन फ्यूल ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आने वाले डेकेड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में से एक बन सकता है। लेकिन क्लीन एनर्जी के साथ साथ एक और सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमिक एम्बिशन के सेंटर में है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पावर हाउस बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी गोल को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे कॉमनली PLI स्कीम भी कहा जाता है। इस इनिशिएटिव का मेन गोल है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करना, और इसका इंपैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। आज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली स्मार्टफोन्स के केस में रैपिडली ग्रो कर रहा है। कई ग्लोबल ब्रांड्स अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया ग्रेजुअली एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट फ्रंटियर और भी एडवांस्ड है, और वो है सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोर कंपोनेंट होते हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर मॉडर्न डिवाइस सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और यहां तक डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी। इसी वजह से दुनिया भर के कंट्री सेमीकंडक्टर्स को स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के रूप में ट्रीट करते हैं। अगर इंडिया अपना डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर लेता है तो ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी स्ट्रेंथन करेगा। और इसी तरह टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स मिलकर इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मोबिलिटी। अगर आप ग्लोबल ऑटोमेशन इंडस्ट्री को देखें तो अभी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स जो इंटरनल कंबशन इंजन्स पर चलते हैं, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, और इंडिया भी इस ट्रांजिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। इंडिया का EV मार्केट नेक्स्ट डेकेड में काफी रैपिडली एक्सपैंड हो सकता है। This is because of government incentives and policies, rising fuel prices, environmental concerns and battery technology में rapid advancements। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि EV ट्रांजिशन का से स्टार्ट नहीं होगा।
सबसे पहले ग्रोथ देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसेस में, क्योंकि इंडिया में डेली ट्रांसपोर्टेशन का मेजर हिस्सा टू व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे ईवी अडॉप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम डेवलप होगा। इस इकोसिस्टम में इंक्लूड होंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस सर्विसेज, जिसको आप नीचे दिए गए ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। मतलब ईवी इंडस्ट्री सिर्फ व्हीकल्स तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ न्यू बिजनेसेस और जॉब्स क्रिएट कर सकती है अक्रॉस द सप्लाई चेन। लेकिन मोबिलिटी के साथ साथ एक और सेक्टर है जहां इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स। आज के टाइम पर इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन में से एक है। इसी वजह से इंडिया को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर की नेक्स्ट ग्रोथ फेज सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। देयर आर सम एरियाज लाइक बायोफार्मा इनोवेशन, मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ। इस सेक्टर के ग्रोथ के पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज की राइजिंग डिमांड, एजिंग पॉपुलेशन, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का एक्सपेंशन और मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ। इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल पेशेंट्स के लिए एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बन चुका है, और अगर इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता रहे तो हेल्थ केयर सेक्टर जॉब्स और इनोवेशन दोनों के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन तीनों को कंबाइन करता है, एरोस्पेस, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर भी अब एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर चुका है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने और प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन की वजह से इस सेक्टर में रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। यहां अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, सैटेलाइट सर्विसेज एंड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। इंडिया की स्पेस अचीवमेंट्स ने ऑलरेडी ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया है, स्पेशली मिशंस बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यानी इसरो। आज इंडिया सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस सेक्टर में एंटर कर रही हैं, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सके। अब लास्ट सेक्टर की बात करते हैं जो डायरेक्टली एवरीडे कंज्यूमर्स को इंपैक्ट कर रही है, जो कि है ई कॉमर्स एंड डिजिटल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स। इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी भी रैपिडली ग्रो हो रही है। इस ग्रोथ के पीछे दो मेजर फैक्टर्स है, राइजिंग इनकम्स एंड वाइड स्प्रेड स्मार्टफोन अडॉप्शन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की शॉपिंग करने के तरीके को पूरा चेंज कर दिया है। आज अर्बन एरियाज में लोग ग्रोसरीज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने ट्रांजैक्शन को फास्टर और सिक्योर बना दिया है। इंडिया में डिजिटल कॉमर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने वाले कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस, रैपिडली इंक्रीजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन एंड एक्सपैंडिंग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इन सब डेवलपमेंट्स की वजह से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी फ्यूचर में जीडीपी ग्रोथ का एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन सकती है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडिया के पास मल्टीपल सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज, हेल्थ केयर, एरोस्पेस और डिजिटल कॉमर्स, जो मिलकर 2030 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्लीटली रीशेप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक फ्यूचर फोकस सेक्टर की, जिसे रिपोर्ट में बायो टू एक्स इकोनॉमी कहा गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझाए तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बायोमास जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके फ्यूल्स, केमिकल्स और मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो भी एक मोर सस्टेनेबल वे में। ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। बायो टू एक्स टेक्नोलॉजीज का यूज कई एरियाज में हो सकता है, जैसे बायोफ्यूल्स, बायोप्लास्टिक, सस्टेनेबल केमिकल्स और रिन्यूएबल मटेरियल्स। अब ये सेक्टर अर्ली स्टेज में है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होती जाएगी वैसे वैसे इन टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस भी बढ़ सकती है। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहां एग्रीकल्चर और बायोमास रिसोर्सेज काफी लार्ज स्केल पर अवेलेबल है, ये सेक्टर न्यू इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्रीज पर डिपेंड नहीं करती। एक और इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्सर इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है, और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी स्ट्रॉन्ग फोकस किया है। गवर्नमेंट ने हाईवेज, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट पर कैपिटल स्पेंडिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज की है। इसके अंडर कई मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, मेट्रो रेल सिस्टम्स, स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है बिजनेस एफिशिएंसी पर। जब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और एफिशिएंट होता है तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का कॉस्ट कम हो जाता है, और जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होते हैं तो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है।
इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, व्हाई आर सो मेनी एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज फ्यूचर? इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है जिसको हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, डेमोग्राफिक एडवांटेज। इंडिया के पास दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। इसका मतलब है इंडिया के पास एक लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है। साथ ही ये पॉपुलेशन एक रैपिडली ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट भी क्रिएट करती है। सेकेंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सट्रीमली फास्ट हुआ है। डिजिटल पेमेंट, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है कि बिजनेसेस और कंज्यूमर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI, जिसने इंडिया को वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स में से एक बना दिया है। थर्ड, पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर रही है। इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इन सब का गोल है इनोवेशन को एनकरेज करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना। फोर्थ, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट। आज के टाइम पर ग्लोबल कंपनीज भी अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। कई कंपनीज एक सिंगल कंट्री पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और इसी ट्रेंड की वजह से इंडिया ग्रेजुअली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इमर्ज हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो 2030 तक इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी दुनिया की सबसे एक्साइटिंग ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन सकती है। मैकिंजी एंड कंपनी की एनालिसिस के अकॉर्डिंग 18 हाई पोटेंशियल सेक्टर्स मिलकर $2 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ये सेक्टर्स काफी डाइवर्स है, फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये सब इंडस्ट्रीज मिलकर इंडिया की नेक्स्ट इकोनॉमिक लीप के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकती हैं। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी होंगी। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन। अगर ये सब फैक्टर्स सही तरह से अलाइन हो जाते हैं तो इंडिया सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट नहीं करेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर को शेप करने में एक सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है। और शायद इसीलिए आज इंडिया की स्टोरी सिर्फ ग्रोथ की स्टोरी नहीं रही, ये स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी की। और हो सकता है कि आने वाला डेकेड इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.